नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका द क्रेडिबल न्यूज पर। मोदी जी के 3 करीबी जो लाला लोग हैं वो ऐसा लगता है मुश्किल में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। आप जानते हैं कि मोदी जी के सबसे करीबी तो लाला लोग ही होते हैं। और जब मैं लाला लोग कह रहा हूं तो मैं किसी जाति की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ और सिर्फ बड़े बिजनेसमैन की बात कर रहा हूं। पहले जो उनके करीबी हैं वो हैं लाला रामदेव। ऐसे तो उनको बाबा रामदेव कहा जाता है, लेकिन बात चूंकि धंधे की हो रही है, बात चूंकि बिजनेस की हो रही है, तो बिजनेस करना किसी बाबा का काम तो होता नहीं है। बिजनेस करने वालों को तो परंपरा से लाला जी कहा जाता है, इज्जत से लाला जी कहा जाता है, तो मैं भी बड़ी इज्जत से उनको लाला रामदेव जी कह रहा हूं। तो हुआ यह है कि दिल्ली हाई कोर्ट ने एक ऑर्डर पास किया है और उस ऑर्डर में उनका जो पतंजलि आयुर्वेद का स्पेशल च्यवनप्राश है, उसके ऐड को, उसके विज्ञापन को 72 घंटे के भीतर बंद करने का आदेश दिया है। यानी रामदेव से कहा है कि 72 घंटे के अंदर च्यवनप्राश का अपना जो ऐड है, जो भ्रामक है, उसको बंद कीजिए। दरअसल प्रॉब्लम पतंजलि यानी कि रामदेव की यह है कि वो आए हैं मार्केट में आयुर्वेद का झंडा लेकर, और पहले से जो मार्केट में बरसों से काम कर रहे हैं, जिन्होंने अपनी क्रेडिबिलिटी बनाई है, उनको नीचा दिखाने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। जैसे आप याद कीजिए, रूह अफ़ज़ा पर उन्होंने हमला किया, उस पर भी कोर्ट ने रोक लगाई थी। उनके हिसाब से रूह अफ़ज़ा का पैसा जो है वो मदरसे में जाता है और फला होता है, ढिमका होता है, तो धर्म के नाम पर खेल खेलने की कोशिश की। लेकिन च्यवनप्राश के मामले में आप जानते हैं कि भारत में कई ब्रांड पहले से काफी स्थापित हैं। जैसे वैद्यनाथ का च्यवनप्राश है और सबसे ज्यादा बिकता है डाबर का च्यवनप्राश। अब इनकी क्वालिटी क्या है मैं नहीं जानता, मैं कोई डॉक्टर हूं नहीं, और मुझे तो दोस्तों ने यही बताया है, जो मेरे डॉक्टर दोस्त हैं, कि च्यवनप्राश जितने भी हैं उसमें शक्कर ज्यादा होती है, बाकी सारी चीजें कम होती हैं। लेकिन मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकता क्योंकि मैं एक्सपर्ट नहीं हूं। रामदेव ने यह दावा किया कि ज्यादातर जो ब्रांड है उसमें आप च्यवनप्राश के नाम पर धोखा खा रहे हैं। यानी मैं जो च्यवनप्राश दे रहा हूं वो तो एकदम असली है, लेकिन इसके अलावा जितनी कंपनियां च्यवनप्राश बेच रही हैं सब फर्जी हैं, सब धोखा हैं, ये रामदेव ने दावा किया और बाकायदा विज्ञापन बना दिया, ताकि लोग डाबर को छोड़कर, वैद्यनाथ को छोड़कर, बाकी जो च्यवनप्राश के ब्रांड हैं उनको छोड़कर इनका ब्रांड खरीदना शुरू कर दें। अब लाला रामदेव के जो माल हैं उसकी कितनी क्वालिटी होती है, इस पर कोई टिप्पणी मैं नहीं करूंगा। बहुत सारी रिपोर्ट आ चुकी हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट जो इनके हैं सवालों के घेरे में हैं। आपको याद दिला दूं कि इन्होंने कोविड के इलाज का भी दावा किया था। मिनिस्टर लोग बाकायदा प्रचार कर रहे थे, वो मामला भी गया था कोर्ट में, और अगस्त 2022 में यह मामला गया। नवंबर 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि के भ्रामक विज्ञापनों पर, यानी फर्जी जो इनके विज्ञापन आते थे, उन पर रोक लगाने का आदेश पास किया। लेकिन उस पर भी वो नहीं माने। उसके बावजूद उनको लगा कि अरे अब सैया भय कोतवाल मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, हमने उनका प्रचार किया है तो हमारा कोई क्या कर लेगा। तो उसके बाद भी वो अपना माल बेचते रहे, विज्ञापन करते रहे। फिर जो सुप्रीम कोर्ट ने किया था भाई साहब, और जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट में बेचारे चुपचाप खड़े थे, माफी मांगते रहे दोनों लोग, बालकृष्ण और ये, वो किस्सा तो आपको याद ही होगा। इसलिए इस बार जब 72 घंटे का आदेश मिला है तो निश्चित रूप से रामदेव ये विज्ञापन हटा लेंगे। समझ में नहीं आता है कि खुद को बाबा कहलवाने का शौक है, और जब बिजनेस शुरू किया तो बिजनेस के जो तय नियम होते हैं, मानक होते हैं, उसका भी पालन नहीं कर पा रहे। बहुत सारी कंपनियां अपना माल बेचती हैं, लेकिन दूसरे सारे माल को धोखा नहीं बताती, दूसरे सारे माल को घटिया नहीं बताती। ये जरूर दावा करती हैं कि हमारा माल बाजार में सबसे अच्छा है, ये दावा तो करना ही है, लेकिन दूसरों के ऊपर हमला नहीं करते। रामदेव बिलो द बेल्ट जाकर दूसरे ब्रांड्स के ऊपर हमला कर रहे हैं। यह भी लगता है कि कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन हो रहा है कि लोग हमारा माल खरीद क्यों नहीं रहे हैं, लोग बेवकूफ बन क्यों नहीं रहे हैं। दूसरा मामला मुकेश अंबानी का है। कहा जा रहा है कि रिलायंस के ऊपर सीबीआई की जांच हो सकती है। छोटे भाई पहले ही फंसे हुए हैं, छोटे भाई के ऊपर तो इनकम टैक्स की रेड भी पड़ गई, बाकी जांचें भी हो रही हैं। बड़े भाई जो हैं उनकी जो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड है उस पर ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन के वेल्थ से 1.55 अरब डॉलर यानी तकरीबन 13,700 करोड़ रुपए की नेचुरल गैस चोरी का आरोप लगा है। आरोप ये लगा है कि वो बाकायदा नेचुरल गैस चुरा रहे हैं, वो भी थोड़ी बहुत नहीं, 13,700 करोड़ की। और इस पर सीबीआई की जांच की मांग की गई है, जिस पर नोटिस जारी हुआ है।
जस्टिस एएस गडकरी और रंजीत राजा भोसले इन लोगों की बेंच थी। 4 नवंबर को सीबीआई और केंद्र सरकार को इन्होंने नोटिस भेजे हैं और 18 नवंबर को अगली सुनवाई होनी है। अगर यह मामला ऐसे ही चला तो आप यह समझिए कि याचिकाकर्ता जो जितेंद्र पी मारू हैं, उन्होंने रिलायंस के चेयरमैन मुकेश अंबानी समेत कंपनी के डायरेक्टर्स पर चोरी, गलत इस्तेमाल और विश्वासघात यानी कि धोखे के आरोप लगाए हैं। अब वैसे तो मोदी जी के इतने करीबी हैं कि उनके खिलाफ होगा क्या, लेकिन यह मामला थोड़ा बड़ा है। इस मामले में आंध्र प्रदेश के तट पर जो कृष्णा गोदावरी बेसिन है, वहां पर 2004 से 2013-14 के बीच गैस चोरी हुई, यह आरोप लगाया गया है। याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि अपने डीप सी वेल्स मतलब कुएं, यानी समंदर के अंदर जो गहरे कुएं होते हैं, उनके बगल से खुदाई करके ओएनजीसी ने जो पड़ोस में कुएं बने हुए हैं, जो पड़ोसी वेल्स हैं, कुएं बने हुए हैं, उन कुओं में घुसकर बिना इजाजत गैस निकाली। रिलायंस का कहना है कि गैस खुद चल के उनके कुएं में आ गई। वैसे भी भारत की जितनी संपत्ति है वो खुद चल के अंबानी और अडानी के पास पहुंच ही रही है, तो उन्होंने कहा है कि खुद चलकर हमारे कुओं में आ गई। ऐसे में कंपनी को इसे निकालने का अधिकार था, लेकिन डेगालियर एंड मैकनॉटन नाम की फर्म ने इसकी जांच की और पता यह चला कि रिलायंस झूठ बोल रहा है, उसने बिना परमिशन के गैस निकाली थी। अब अगर यह दावा कोर्ट में सिद्ध होता है तो इनके ऊपर सीबीआई जांच भी बैठ सकती है और सीबीआई जांच में अगर कुछ निकल के आता है तो अच्छा खासा जुर्माना भी देना पड़ सकता है। देखते हैं। वैसे तो साहब के आदेश के बिना एजेंसियां काम नहीं करती हैं, लेकिन कभी कभी इस देश का जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है, इस देश में जो पूरा एक सिस्टम बनाया गया था चेक एंड बैलेंस का, वो कभी कभी काम कर जाता है और अच्छों को भी उसका परिणाम भुगतना पड़ता है। इसके अलावा सबसे बड़ी समस्या है इस देश की जनता। इस देश की जनता को डेमोक्रेसी सिखाया गया, अपने अधिकारों के लिए लड़ना सिखाया गया, और अब जब कुछ लोग उसके अधिकार छीनना चाहते हैं और सरकारें उनकी मदद कर रही हैं, तो कई बार इन पैसे वालों के लिए, पूंजीपतियों के लिए, अरब खरब पतियों के लिए दिक्कत पैदा हो जाती है। ऐसी ही दिक्कत झारखंड के हजारीबाग में हुई है, जहां अडानी का कोल प्रोजेक्ट है। कल हजारीबाग में आदिवासी और ग्रामीणों ने एक विशाल महापंचायत आयोजित की, जिसमें तकरीबन 10,000 लोग शामिल हुए। इन लोगों ने प्रदर्शन किया। इन लोगों ने कहा कि अडानी की कोयला कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह है और यह आज शुरू नहीं हुआ है। 2 साल से अडानी का जो कोल प्रोजेक्ट है उसके खिलाफ आंदोलन चल रहा है। आपको याद होगा, कांग्रेस का राज था और यही कोल वगैरह को लेकर घोटाले के रोज आरोप लगाए जाते थे। आज कोयला खदानें आराम से बांट दी जा रही हैं और सब चुप बैठे हैं। पूरा गोदी मीडिया चुप बैठा है, क्योंकि गोदी मीडिया तो भाई है ही उन्हीं लोगों का। कुछ मीडिया उन्होंने खरीद ली है और कुछ मीडिया इनडायरेक्टली कंट्रोल करते हैं। तो मोदी सरकार ने कोयला खदान के 41 कोयला ब्लॉक को ई नीलामी की और नवंबर 2020 में 176 मिलियन टन कोयला भंडार वाले गोंदलपुरा कोयला ब्लॉक की नीलामी अडानी इंटरप्राइजेस को दे दी गई। इस परियोजना की जो अनुमानित लागत है वो लगभग 1 लाख करोड़ है और 500 हेक्टेयर से अधिक जमीन पर एग्रीकल्चरल लैंड, जो घर बने हुए हैं और जो जंगल हैं, उनके पूरी तरह से नष्ट हो जाने का खतरा है। और इसी वजह से आदिवासी सड़कों पर हैं। आदिवासी लगातार इसका विरोध कर रहे हैं। मार्च में एक रिपोर्ट आई थी जिसके अनुसार पिछले 2 साल से जो ये प्रदर्शन चल रहे हैं, इसमें 369 लोगों के खिलाफ एफआईआर किए गए हैं। हालांकि इसके बावजूद लोग झुकने को तैयार नहीं हैं और लोग लगातार विरोध कर रहे हैं। अब इस विरोध का क्या असर होता है ये तो देखना होगा, लेकिन एक बात बिल्कुल तय है, और वो बात यह है कि मोदी जी के राज में जिस तरह से कुछ लोगों को जो उनके करीबी हैं लूटने की खुली छूट मिली है, धीरे धीरे उसके खिलाफ जनता में गुस्सा बढ़ रहा है। अगर रामदेव जी का मामला देखें तो बहुत क्लियर लग रहा है कि उनका माल बिक नहीं रहा है, इसलिए वो घटिया विज्ञापन बना रहे हैं। और अब घटिया मैं कह रहा हूं तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि कोर्ट पहले ही कह चुका है। अंबानी जिनके पास कितना पैसा है इसका हिसाब किताब ही नहीं है, जो बेटे की शादी में करोड़ों करोड़ लुटा देते हैं। आप देखिए कि अपना माल बनाने के लिए, पैसा कमाने के लिए उनके ऊपर आरोप लग रहा है कि 13,700 करोड़ रुपए की गैस जो है बगल वाले कुओं से उन्होंने चुरा ली
और अदानी पर तो क्या ही कहा जाए, हरि अनंत हरि कथा अनंता। कुछ दिन पहले सितंबर की बात है कि अडानी जी को भूटान में प्रोजेक्ट मिला था और अब मोदी जी दिल्ली बम ब्लास्ट के बावजूद चले गए भूटान। दोनों का रिश्ता जोड़ा जा रहा है, रिश्ता हो ना हो, लेकिन ये तो हमने देखा ही है कि मोदी जी जहां जहां गए हैं वहां वहां अडानी को प्रोजेक्ट मिला है। और देश के अंदर तो ऐसा लगता है कि शायद ही कोई क्षेत्र बचा हो जहां अडानी जी को उठाकर दे ना दिया गया हो लाभकारी बिजनेस। तो ये है हालात, आप अपनी सोचिए। इनका तो भला हो रहा है, आपका कितना भला हो रहा है इससे कमेंट में बताइएगा मुझे। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।